नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच एनसीईआरटी बेस्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो बेसिकली राजा, किसान और नगर के नाम से हम लोग इसे अपने पुस्तक में अध्ययन करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग आरंभिक राज्य और इसकी अर्थव्यवस्थाओं को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और ये बेसिकली जो कालखंड है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सफर का कहानी है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो गंगा घाटी के क्षेत्र में आप कह सकते हो प्रारंभिक राज्यों का उदय हुआ, तो इसका सफर किस प्रकार से शुरू हुआ, उसके कारणों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा घाटी के क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, जिसे हम कालांतर में 16 महाजनपद के नाम से जाने, तो ये 16 महाजनपद का अस्तित्व किस प्रकार से हमारे सामने आया और भारतीय महाद्वीप में आखिर किस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि हम वैदिक सभ्यता से सीधा धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर एक शहरी सभ्यता की ओर अग्रसर हुए। तो इन सारे पहलुओं का अध्ययन हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक में करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आपके साथ साझा करते हैं। तो प्रारंभिक राज्य जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक राज्य का उदय और विकास जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक था, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल से राज्यों तक का सफर किस प्रकार से हुआ, इनके कारणों को समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। हम लोग ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी के मध्य था, इसमें जो छोटे छोटे कबीलाई समूह हुआ करते थे, जिसे हम जन कहते थे, और ये जन से लेकर महाजनपद है ना का सफर हम लोग देखेंगे कि किन परिस्थितियों में ये जन धीरे धीरे महाजनपदों में तब्दील होते चले गए। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि मैंने कहा कि ये जन जनपद में कन्वर्ट होते हैं, है ना, छोटे राज्यों का उदय हुआ। और यहाँ से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपदों का आपस में विलय शुरू हुआ और यहाँ बड़े होकर ये महाजनपद बने, और इन महाजनपदों की संख्या कितनी हुई? 16 हुई। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग छोटा ही रखेंगे और इसमें उन महत्वपूर्ण कारणों का अध्ययन करेंगे जिसके कारण आप कह सकते हो इन महत्वपूर्ण 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ है। तो चलिए इनके महत्वपूर्ण कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण कारण रहे वो था कृषि क्रांति। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत हुई, लोहे की खोज हो गई, हलों का प्रयोग होने लगा। इससे क्या हुआ कि राज्य में उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से एक अधिशेष अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, सरप्लस इकोनॉमी बनी। और जब सरप्लस इकोनॉमी बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है अलग अलग चीजों का डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ने से बाजार मार्केट विकसित होते हैं, और इन मार्केट बाजार के इर्द गिर्द ही आप कह सकते हो शहरों का विकास शुरू होता है। इसके अलावा जो गंगा घाटी की उपजाऊ मिट्टी थी, उसने भी कृषि व्यवस्था को बहुत अधिक बल दिया। कृषि व्यवस्था बहुत तेजी से अग्रसर हुई, तेजी से आगे बढ़ी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या रहा प्रारंभिक राज्यों के उदय का? तो वो था व्यापार एवं शिल्प। इस कालखंड में आप देखिएगा बड़ी तेजी से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। हमें बड़ी भारी मात्रा में सिक्के दिखाई देते हैं। इन सिक्कों को निस्क कहा जाता था। ये बेसिकली पंचमार्क कॉइन होता था, है ना। ये पंचमार्क कॉइन ज्यादातर चांदी के पाए गए हैं, है ना, और सोने के भी थे। और इन्हें चूंकि पंच करके बनाया जाता था, पंच का मतलब होता है इन पर ठप्पा लगाया जाता था, है ना, इन्हें ढाल लिया जाता था सिंपल सांचा में, और किसी न किसी आकार का इसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता था, इस तरह से, है ना। सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, तारा बना दिया, किसी चीज का एक ठप्पा लगा दिया। इसीलिए इसे पंचमार्क कॉइन कहते हैं, आहत सिक्का कहते हैं ना। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। तो
आहत सिक्कों का चलन बढ़ने से क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य आसान हुआ, है ना। कई व्यापारिक मार्ग इस समय हम लोगों को दिखलाई देने लग जाते हैं, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ इत्यादि। तो इन सब का विकास हुआ, इससे भी आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण फायदा मिला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सैन्य संगठन मजबूत हुआ। सैन्य संगठन से मतलब है अस्थायी सेनाएं बनी, हाथी, घुड़सवार इत्यादि हम लोगों के सामने देखने को मिली। तो सेना मजबूत हुआ। जब सेना मजबूत हुआ तो उसने एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इस परिस्थिति में आप कह सकते हो कि राज्य धीरे धीरे बड़े होते चले गए। जैसा कि मैंने कहा, जो कबीलाई समूह था, जन कहलाता था, उत्तर वैदिक काल में वो कबीला आपस में मिले, छोटे छोटे राज्य बने, जनपद के रूप में अस्थायी राज्य बने, और वही जनपद फिर विलय के माध्यम से महाजनपद में कन्वर्ट हुए। तो इसमें अस्थायी सेना, हाथी घुड़सवार सेना ने अत्यधिक बल दिया। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई, कर संग्रहण प्रक्रिया मजबूत हुई, अलग अलग अधिकारियों का पद सोपान, पदानुक्रम हम लोगों को दिखाई देने लगा। और इससे भी आप कह सकते हो प्रारंभिक राज्यों के उदय का एक कह सकते हो मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे प्रारंभिक राज्यों का उदय हुआ है। अब जब हम अगले वीडियो में आपस में मिल रहे होंगे तो हम लोग बात करेंगे ये जो 16 महाजनपद बने, ये 16 महाजनपद कहां पे अवस्थित थे और इन 16 महाजनपदों की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। इसके अलावा धीरे धीरे हम लोग आगे इसी टॉपिक में जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंशों के बारे में, जो बेसिकली और इनके जो भी पहलू हैं, चाहे वो सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू, आर्थिक पहलू, इन सारे चीजों को जानने समझने का प्रयास करेंगे अगले कुछ महत्वपूर्ण और वीडियोस में। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियोस जब भी हम लेकर के आए तो वो सीधा आपको प्राप्त हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।